हो मेरे सुपने वड्डिया मैनू मेहनता भी ओना जिन्नी करनी पऊ। हाँ जेड़े करदे ने गल्ला पिट पिछे वीरे ओ भी मैनू जरनी पऊ। सौरभ बटार वे तू चली चल चाल जेड़े हाल लिखदा। सारे कहणगे ने एक दिन मुंडा वे बटारा दा कमाल लिखदा। मैं फिक्र नहीं किती कदे दिन रात दी तुरिया हाँ कला किसे दे भी साथ दी। इत्थे जित ओदी होनी जेड़ा रखू विश्वास। जित ओदी होनी जेड़ा रखू विश्वास। माड़े बंदे कोल कदे रखिए नास। वे नई जनरेशना भी याद मैनू रखू। जेड़े 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 मैं ख्याल लिखदा। सारे कहणगे ने एक दिन मुंडा वे बटारा दा कमाल लिखदा। चलिए गाना सुन लिया आप, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो टुडे आवर टॉपिक इज कैपेसिटेंस और वी विल परफॉर्म द ऑल न्यूमेरिकल्स जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका आज लास्ट लेक्चर है विच इज माय पार्ट 10। तो पार्ट 10 में इसके जितने न्यूमेरिकल्स होंगे जो ज्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं, जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उन सबको डिस्कस कर लेते हैं हम, है ना। तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक आपका, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है? कैपेसिटेंस आपकी दी हुई है C इसमें, है ना। तो कैपेसिटेंस इज C इज चार्ज टू ए वोल्ट V। उसके बाद दिया हुआ है इट इज देन कनेक्टेड टू ए अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस। इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है? C। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन या कंबाइंड सिस्टम टू दैट स्टोर्ड इन इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो गिवन डाटा है वो क्या है आपका? अगर गिवन डाटा देखें उसके अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है ना, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C। और उसको किससे कनेक्ट कर रखा है? एक वोल्टेज V से कनेक्ट कर रखा है आपका, ये पूछा गया है ना। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? ये फर्स्ट सिचुएशन है। उसके बाद क्या कर दिया जाता है? इस कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C और वोल्टेज सप्लाई कितना है? V, जिससे कनेक्ट कर रखा है, इसको अगर एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सेम हो, है ना, से कनेक्ट कर दें तो आपका इसमें जो केस बी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, और इसमें जो कॉम्बिनेशन जो केवल सिंगल कैपेसिटर है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि अगर मैं इसको सेकंड मान रहा हूं तो U2 और इसको फर्स्ट कॉम्बिनेशन मान रहा है, फर्स्ट केस मान रहा हूं तो U1, इन दोनों का रेशो क्या होगा? U1 बाई U2। तो फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से समझ लेंगे। फाइंड आउट करना है U2 बाई U1, एनर्जी स्टोर्ड in this system in combination and initially in a single कैपेसिटर। इनमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले आप देख लेंगे U1 को देखेंगे जब हम फर्स्ट टाइम निकालेंगे तो U1 देखेंगे हम। U1 क्या दिया हुआ है भाई? U1 एनर्जी स्टोर्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड होती है कोई भी कैपेसिटर है उसमें जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, अगर उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C और वोल्टेज कितना कनेक्टेड है? V, तो उसकी कैपेसिटेंस होती है 1/2 CV स्क्वायर। बिल्कुल कंफर्म है। अगर चार्ज होता तो चार्ज के टर्म में लिखते, और पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस है तो उसके टर्म में लिखा है। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसके टर्म में एनर्जी स्टोर्ड लिखी जा सकती है। और ये हमने पढ़ाया हुआ था आपको टॉपिक में, जहां हमने लिखा था एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, है ना। ये पहला U1 आ गया हमारा। U2 के बारे में देख लेते एक बार। आपका U2 क्या होगा? U2 क्या है? वो एनर्जी स्टोर्ड है जब कौन सा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? C और वोल्टेज कितना था? V, है ना, उसको किससे जोड़ा गया? अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, है ना। अनचार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब क्या है? अनचार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब है कि इसकी कैपेसिटेंस तो C है लेकिन वोल्टेज कितना है? 0। ये आप याद रखेंगे। अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब है कि इसकी वोल्टेज कितनी है? आपकी 0 है। तो वोल्टेज अगर 0 है तो अब क्या होगा? एक चार्ज कैपेसिटर, आपने पढ़ा था, एक चार्ज कैपेसिटर को जब अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता
है। हायर पोटेंशियल का मतलब जिसके पास पोटेंशियल कितना है V, हायर पोटेंशियल का मतलब जिसके पास पोटेंशियल कितना है V, यानी कि V1 इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ V, और V2 इज इक्वल टू कितना रहेगा 0। भाई दूसरे वाला जो V2 है वो कितना है हमारा अनचार्ज कैपेसिटर का कैपेसिटर वोल्टेज है, तो वो कितनी रहेगी V2 0। तो कहां से चार्ज ट्रांसफर होगा V1 से V2 की तरफ, और कब तक होगा आपका कॉमन पोटेंशियल तक। तो आप डायरेक्ट यहां से कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का वैसे फॉर्मूला है, क्या दिया हुआ है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको, V इज इक्वल टू दे रखा होगा V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइड बाई कितना C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये चार्जिंग तब तक होगी जब तक कॉमन पोटेंशियल स्टेबलाइज नहीं हो जाता। ये बताया था हमने कि दो चार्ज या दोनों ही चार्ज कैपेसिटर भी होते तब भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो आपको एक अनचार्ज है लेकिन, तो इसलिए V2 क्या रहेगा 0। तो V1 कितना है V, C1 कितना है आपका C, और C1 भी C है और C2 भी कितना है C, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है आपकी, है ना। तो ये कॉमन पोटेंशियल कितना हुआ VC, कॉमन पोटेंशियल होगा आपका VC इज इक्वल टू VC डिवाइड बाई कितना 2C, C से C कैंसिल, कॉमन पोटेंशियल आपका पहुंच जाता है V बाई 2। ये हुआ कॉमन पोटेंशियल। तो अब आप ध्यान से देखिए, जब ये क्या था चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, ये कितने पोटेंशियल पे होगा V बाई 2, और ये भी कितने पोटेंशियल पे होगा V बाई 2, दोनों ही कॉमन पोटेंशियल पर आ जाते हैं। तो तब U2 क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड किसमें, सेकंड कैपेसिटर में। तो आप यहां लिख देंगे क्या, या कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड इन कंबाइंड सिस्टम, है ना, इन कंबाइंड सिस्टम क्या रहेगी भाई, अरे कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी स्टोर्ड कितनी रहेगी U2। पहले वाले कैपेसिटर कितना 1/2, कैपेसिटेंस कितनी C, लेकिन वोल्टेज कितना है V/2, तो उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी क्या है सेम है बिल्कुल, वोल्टेज उसको भी कितना आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर। तो यहां से जो U2 आएगा वो कितना आएगा 1/2, बाहर ले लीजिए कितना आएगा आपका 1/2, दोनों में कॉमन है ना, C भी कॉमन है, इसको भी बाहर ले लीजिए, तो कितना आएगा V स्क्वायर बाई 4, और प्लस में कितना V स्क्वायर बाई 4। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटू में C इंटू में कितना रहेगा आपका 2 V स्क्वायर बाई 4, 2 से 4 कैंसिल या 2 से 2 कैंसिल, जो भी आपकी मर्जी है। तो आपका कितना आएगा 1 बाई कितना आएगा 4 CV स्क्वायर, दैट इज माई U2। बस, तो दोनों का रेशियो पूछा गया है, टर्म हमारे पास आई गई। तो क्या पूछा हुआ है U2 बाई U1, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन डिवाइड बाई एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इन द कैपेसिटर। तो कितना आएगा 1/4 CV स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 1/2 CV स्क्वायर, ये फैक्टर कट जाएगा 1/4 और 1/2 कितना रहेगा आपका 1/2, दैट इज द आंसर, है ना। और ये तो एनर्जीज का रेशियो है इसलिए किसी भी यूनिट के साथ नहीं लिखा जाएगा, रेशियो होगा तो 1/2, इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन कहां से था, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के टॉपिक से लिया गया था। तो आपको याद रखना है जब एनर्जी स्टोर्ड होगा तो 1/2 CV स्क्वायर के कंसेप्ट से करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका रहता है, और यहाँ कई क्वेश्चंस एक साथ कंबाइन है, 5-6 क्वेश्चंस को एक ही जगह रखा गया है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है एक कैपेसिटर है आपका, है ना, पूछा है एक कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए DC सोर्स, the battery is now disconnected and then dielectric is removed, state whether the capacitance पूछा है, इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल एनर्जी इन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड E, चार्ज स्टोर्ड, और आपका वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन्स सेम। देखिए आपको क्या क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक कैपेसिटर है जिसमें क्या है कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है इसकी प्लेट्स के बीच में, एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए DC सोर्स। तब उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को भी क्या कर दिया जाता है बाहर निकाल लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो बताइए कैपेसिटेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर, और चार्ज स्टोर्ड के ऊपर, और वोल्टेज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन के
आंसर की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन देख लेंगे एक बार की सॉल्यूशन क्या रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपसे बोला एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। तो डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या जाएगा आपका इसके ऊपर पहले कितना चार्ज था जब तक डीसी, ध्यान से देखेंगे इसको ना, देख लेते हैं इसको बेसिक से एकदम। देखिए अभी जब ये डीसी सोर्स कनेक्ट नहीं है कितना चार्ज होगा, 0 है ना। अब क्या किया, डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा आपका वो कितना चार्ज आ जाएगा बता रखा है, प्लस क्यू। तो इसके ऊपर कितना, माइनस क्यू। फिर क्या कर दिया हमने बोला कि हमने प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख लिया। ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक रख लेते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज, बिल्कुल पता है हमें। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में सपोज करिए, मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है प्लेट का, एक एरिया कितना है ए, सेपरेशन कितना है डी। तो पूछा जाए आपसे कि कैपेसिटेंस कितनी होगी और डाइलेक्ट्रिक जो रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो इस टाइम पे इसकी कैपेसिटेंस होगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यही एक्सप्रेशन होगा बिल्कुल। अगर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो वो के टाइम्स इंक्रीज कर देता है कैपेसिटेंस को, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। ये गिवन है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, और पूछा गया है ये कनेक्टेड है डीसी सोर्स से। डीसी सोर्स मतलब V वोल्ट से कनेक्टेड है, डीसी वोल्ट से, एसी से नहीं, है ना। डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज डीसी से कनेक्टेड है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। अगर हम क्या कर दें, इस बैटरी को हटा दें यहां से, चलिए हटा देते हैं, बैटरी हटा दी, ये तब भी चार्ज रहेगा। और क्योंकि पहले कितना चार्ज था, 0, अब भी प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर दोनों चार्ज को मिलाए अब भी क्या है चार्ज, 0। तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। उसके बाद पूछा इन्होंने अगर हम क्या करें, इस डाइलेक्ट्रिक को भी रिमूव कर दें। ये भी तो बोला कि क्या कर दिया जाता है, इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, एज वेल एज ये जो यहाँ डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ था, इसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया जाए। तो पहला बताइए कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के को हटा दें तो एक्सप्रेशन में से के चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रहेगा। तो ये हो जाएगी कैपेसिटेंस। और बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1 तो इस फैक्टर से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर लेंगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आप सिंपल लिख देंगे, है ना, कैपेसिटेंस के सामने की कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज करती है हमारी, है ना। कैपेसिटेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाता है कि इस वाले केस में कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और क्या पूछा इन्होंने, पूछा कि चार्ज क्या रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज क्या रहेगा, रिमेन्स सेम, है ना। बिफोर द बैटरी जब कनेक्ट की थी उससे पहले भी चार्ज कितना, 0, अब भी कितना ही है पूरे दोनों प्लेट्स के ऊपर, 0। तो अब देखते हैं चार्ज तो कंजर्व है तो वो आपका क्या रहेगा, रिमेन सेम। अब दूसरा पूछा है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का मतलब क्या है, जो अभी अभी एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड में देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जिससे इस क्वेश्चन की आंसर करने में आसानी रहेगी। तो आपका क्या है, 1/2 सी वी स्क्वायर। लेकिन हमें पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है। अब कभी कभी बच्चा क्या कर देता है कि डिस्कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल कितना लगा ले, 0 लगा लेते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या रहेगी, 0। तो क्या कर गए, एनर्जी पहले कुछ थी अब ये क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस तरीके से आपको इसको अप्रोच नहीं करना है। तो किस तरीके से अप्रोच करना है, हमें दिखता है कि चार्ज क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू द कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो हमने एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/2, है ना, क्या, क्यू स्क्वायर बाई, इस तरीके से पढ़ रखा है क्योंकि क्यू की जगह आप क्या लिख देते हैं, सीवी, तो वहीं से सीवी स्क्वायर आता था। तो ये तो क्या है, ये तो कंजर्व्ड है, तो ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, आप देखते हैं किस फैक्टर को, सी फैक्टर को देख लेते हैं। सी फैक्टर से क्या पता चलता है कि जो एनर्जी स्टोर था हमारा यू,
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो अभी आपने देखा फर्स्ट वाले में कि एनर्जी आपका कैपेसिटेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां से जब आप देखते हैं तो आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये फैक्टर आपका सेकंड क्वेश्चन को आंसर कर देता है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में जब आप चलते हैं तो हमें देखना है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब आपकी पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल रहता है वो कितना रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में आपने देखा होगा। Q इजिकल टू कितना, Q इजिकल टू CV, यहां से है ना कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से, तो जहां आपने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है Q इजिकल टू CV वो अप्लाई करेंगे तो आप यहां से क्या पाते हैं, तो Q अपॉन में क्या, C इजिकल टू कितना V, तो ये भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। Q तो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी से क्या है, कांस्टेंट है आपका, है ना, तो आपका कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है, वो फर्स्ट फैक्टर में बताया था। तो वोल्टेज या पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसके सामने भी आप क्या लिख देंगे कि इंक्रीजेस, है ना, क्या लिख देंगे, इंक्रीजेस, की इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या रहेगा आपका, उसके बाद सिमिलरली हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके साथ पोटेंशियल के साथ रिलेशन है कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू कितना होता है, V अपॉन डी। डी क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन आपका कांस्टेंट रहता है। तो अब वोल्टेज क्या करती है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड E के सामने भी क्या रख देते हैं कि ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस तरीके से आप सारे फैक्टर्स के आंसर कर सकते हो। और रिवर्स क्या होगा, अगर आपका क्या किया जाए, आपका डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए, है ना, पहले नहीं था तब आप इंसर्ट करते हैं, फिर ये सारी चीजें जो आंसर्स हैं वो बदल जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका, है ना। तो इसमें रिवर्स दिया हुआ है कि पहले डाइलेक्ट्रिक था मौजूद, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो उस वजह से बताइए कि इन फैक्टर्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन आपका सेम रहता है और कौन कौन चेंज होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये देखिए आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे बोला है ए 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट, है ना, कितना 200 वोल्ट सप्लाई, देन इट इज disconnected from the supply and is connected to another uncharged capacitor of 2 microfarad capacitance या 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of first capacitor is lost in the form of heat and radiation? तो कहां से है ये क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। दिया क्या हुआ है आपको, सॉल्यूशन देख लेंगे, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो गिवन डाटा है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन डाटा में है, उन्होंने बोला एक कैपेसिटर है, बिल्कुल है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 4 माइक्रोफैरड। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, C1 मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड। कितने वोल्ट से जोड़ा हुआ है इसको ना, बोला कि ये सप्लाई से जोड़ रखा है विच इज माई 200 वोल्ट। तो V1 इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट, ठीक है। तो अब बोला गया कि ये आपका क्या है, पहला कैपेसिटर है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर कहा गया इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर, याद रखेंगे इस टर्म को, अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड कैपेसिटर, आपको बोला गया है अनचार्ज कैपेसिटर, इसका मतलब अनचार्ज है तो V2 कितना है, 0, और C2 कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। तो आपसे पूछा गया है कि अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस, तो इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अगर दो किसको, कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं बाय ए कनेक्टिंग वायर, तो एनर्जी का कुछ लॉस होता है ड्यू टू हीट और ड्यू टू रेडिएशन। जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि हीट की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से, हीट की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से कितना आपका लॉस
होगा। तो चार्ज किधर ट्रांसफर हो रहा होगा, इस पोटेंशियल से अनचार्ज की तरफ, है ना, चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर की तरफ आपका ट्रांसफर हो रहा होगा। तो आपको डायरेक्ट इसमें परफॉर्म करना है, सारी चीजें आपको दी हुई है। क्या होगा, लॉस इन एनर्जी, है ना, लॉस इन एनर्जी या एनर्जी लॉस, है ना, इस करके हमने ये हेडिंग लिखवाई हुई है वहां, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस करके कॉमन पोटेंशियल के बाद आपको ये वाली टर्म करवाई थी। कितना दिया हुआ था, एनर्जी लॉस डेल यू इज इक्वल टू कितना है आपका, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना होगा, 2C1 प्लस C2। कुछ इसी तरीके का है, यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले आप पक्के याद कर ले, बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स लगाने ये मान के चलो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप किस तरीके से वहां वैल्यूज रख के आंसर निकालोगे। तो आपको याद रखना है कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि फॉर्मूला इसका कौन सा होता है। C1 C2 ब्रैकेट में है V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और C1 प्लस C2। तो C1 C2 का मतलब क्या है, 4 इंटू में कितना 2 और 10 की पावर कितना माइनस 12। याद रखेंगे माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड, तो 10 की पावर माइनस 6 एक के साथ, 10 की पावर माइनस 6 एक के साथ, तो 10 की पावर कितना माइनस 12। साथ में क्या है, ये 200 माइनस कितना 0 उसका क्या स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 2, है ना, C1 प्लस C2 यानी कि 4 10 की पावर कितना माइनस 6 प्लस 2 10 की पावर कितना माइनस 6 और इन दोनों का सम बस। तो इस तरीके से यहाँ से एनर्जी आपका लॉस ऑफ एनर्जी आ जाता है, डेल यू कितना आएगा आपका 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और इंटू में कितना है बताइए, ये कितना होगा 200 और इंटू में कितना 200 और डिवाइड में कितना चलेगा आपका 4 4 और 2 6 और ये फैक्टर कॉमन है 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लेंगे और इंटू में कितना आ जाएगा 6। ये तो कैलकुलेशन है सिंपल। तो आप क्या करेंगे यहाँ से डेल यू, है ना, चेंज या लॉस इन एनर्जी और लॉस इन आपका जो एनर्जी रहेगा वो कितना रहेगा आपका, यहाँ से आप देख लेंगे 2 zeros ये रहे 2 zeros ये रहे, आपका आ जाएगा 4 इंटू में कितना 4 10 की पावर 6 से 10 की पावर यहाँ से 6 कैंसिल कर देंगे तो 10 की पावर माइनस 6 प्लस 4 के साथ आ जाएगा क्योंकि 4 पावर ये रही और 4 इंटू 4 आपने लिख लिया डिवाइड बाई कितना 6। तो आपका कितना आएगा यहाँ से डेल यू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 24, है ना, 16 16 डिवाइड बाई कितना है 6 इंटू में कितना रहेगा 10 की पावर माइनस 2, है ना। उसके बाद बस यहाँ तक आप आंसर निकाल लेंगे, डेल यू इज इक्वल टू कितना 2 पॉइंट और आपका जो आएगा 4 2.6, है ना, और इंटू में 10 की पावर कितना माइनस 2, क्या है एनर्जी का लॉस, तो किसमें आएगा जूल्स में। तो आप यूनिट्स को ना भूलें, है ना, जो यूनिट्स आपको लिखनी है ना उनको आप ना भूलें कि हमें क्या यूनिट्स, जो फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं उसी की यूनिट आप जरूर लिख दें इसको करने के बाद। लेकिन आप क्या करें, इस तरीके से आपको हर एक फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को लगा ले। क्वेश्चन की नंबर ऑफ लाइंस को देख के कि क्वेश्चन की नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है इस तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि क्या क्या गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इस टर्म को, जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कई बार। तो आपको दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के है ना, डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और वो कंप्लीटली इसमें इंसर्ट किया गया है। दूसरा आपसे दिया हुआ है दूसरा इस तरीके से कि हाफ एरिया में जहां एरिया आपका आधा हो जाता है, याद रखेंगे जब एरिया आपका आधा हो जाता है उसमें आधे एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 और हाफ एरिया में आपका डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2 और दोनों के लिए डिस्टेंस ये सेपरेशन क्या है सेम है D है। तो किस जब डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से रखा जाए, याद रखेंगे इस पॉइंट्स को, जब डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से रखा जाए, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से रखा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें एरिया के अकॉर्डिंग, कि हाफ एरिया में हुआ है, एरिया के थर्ड पार्ट में हुआ है और उसका क्या सेम रहे सेपरेशन सेम रहे, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका
पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये दो कैपेसिटर्स होंगे आपके यहाँ। क्या रहेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। क्या रहेगा आपका? तो हमने देखा पहले वाला जो आपका कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस दी हुई है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? सी। और इस पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस भी कितनी है? सी। ये दे रखा है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? सी है। इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कितनी है आपकी? सी है। तो बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के K1 एंड K2। पहले देख लेते हैं फर्स्ट फिगर के लिए। जैसे इसको मान ले आप ए फिगर नाम दे दे, इसको कौन सी फिगर नाम दे दे? बी। तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। फोर फिगर ए आप लिखेंगे फोर फिगर ए। फोर फिगर ए कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है भाई? फिगर ए के लिए कैपेसिटेंस कितनी रहेगी? बिल्कुल से जो भी दी हुई है सी दी हुई है। और आपका डाइलेक्ट्रिक कितना रखा गया है? के एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है जो इसने ऑक्युपाइड कर रखा है आपका? कितना कर रखा है ऑक्युपाइड? के ए एरिया और डिवाइड में सेपरेशन कितना? डी। दैट इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिगर टू के लिए देखिए। फिगर टू के लिए सिंपल लिखेंगे। क्या लिखोगे आप फिगर टू के लिए या फिगर बी के लिए? फोर फिगर बी। क्या लिखेंगे भाई? फोर फिगर बी। फिगर बी के लिए ये वाली ऊपर वाले हिस्से की कैपेसिटेंस जो होगी ये इस हिस्से की कैपेसिटेंस जो आएगी और इस वाले हिस्से की कैपेसिटेंस जो आएगी, है ना। अपर हाफ हिस्सा है जो ये वाला पार्ट है इसकी कैपेसिटेंस, और नीचे वाले जो लोअर आपका पार्ट है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो एक्चुअल में इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है? C। और वो C1 और C2 के सम के बराबर है। तो C इज इक्वल टू कितना होगा? C1 प्लस C2, है ना। तो C1 प्लस C2 किस तरीके से निकालेंगे आप? C इज इक्वल टू C1 कितना है? कितना डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट या कांस्टेंट कितना है? K1, है ना। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए एरिया कितना है? A/2 और सेपरेशन कितना है? D। प्लस करके कितना? K। और दूसरा क्या है? K2 एप्सिलॉन नॉट। कितना एरिया है? A/2 और सेपरेशन कितना है? D। तो यहां से C क्या आ जाएगा आपका? C इज इक्वल टू कितना आएगा? सबको बाहर निकाल लीजिए। एप्सिलॉन नॉट A D और यहाँ पे जो बचेगा क्या? K1 प्लस K2 डिवाइड बाई कितना? 2। दैट इज इक्वेशन 2। ठीक है। ये भी कैपेसिटेंस कितनी है पूरे सिस्टम की? दोनों दोनों जो बी पार्ट जो आपका बी फिगर है इसमें जो पूरे की कैपेसिटेंस कितनी है? सी। और इक्वेशन फर्स्ट में भी कैपेसिटेंस कितनी है? सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कैपेसिटेंस सेम है। उन्होंने खुद बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपेसिटेंस ऑफ फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड दोनों सेम है। तो ये क्या लिखा जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दोनों कैपेसिटेंस को इक्वल रख देंगे तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और साथ में कितना? K1 प्लस K2 बाई 2। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, A से A और D से D। तो बचता है क्या? K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाए? और भी तरीके हैं। तो अगर इसको ऐसे ही रखा जाए, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रखा? के। एरिया कितना है? ए। कैपेसिटेंस कितनी है? सी। सेपरेशन कितना है? डी। लेकिन अब की बार इसमें जो डाइलेक्ट्रिक रखा जाए ना इस तरीके से रखा जाए तो अब की बार एरिया तो क्या रहेगा दोनों के लिए? ए। इसके भी लिए एरिया क्या रहेगा? ए। लेकिन सेपरेशन कितना हो गया? D/2 D/2। जब आपका सेपरेशन डिवाइड होता है और एरिया सेम रहता है तो दोनों कैपेसिटर किस में होते हैं आपके? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो तब आप करेंगे। इसमें कितना डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है? K1 और इसमें कितना रखा हुआ है?
K2। तो इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाए पहले, फिर उसकी सी इक्विवेलेंट निकाले, वही सी इक्विवेलेंट किसके बराबर है, सी के, और तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, करके जरूर देखें आप। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नया क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। इन्होंने बोला ए प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया, ये दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है एरिया भाई, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द सेपरेटेड बाय, ये सेपरेशन दिया हुआ है 2.5 mm। दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनकी प्लेट्स का एक का एरिया दिया हुआ है ना, ईच इतना एरिया है। कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू ए, इतने वोल्ट से इसको क्या किया गया है, चार्ज किया गया है। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये बताना है आपको, है ना। आसान है, एनर्जी स्टोर्ड के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। तो आपका गिवन डाटा में क्या लिखे हैं हम, गिवन डाटा, गिवन डाटा में क्या लिखेंगे भाई, जो जो दे रखा है उसको रख देंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है कितना, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी सेपरेशन दिया हुआ है कितना, 2.5 mm, यही दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है आपसे, और एक वोल्टेज सोर्स कितने का, 400 वोल्ट, है ना, यही तो है, 400 वोल्ट इतने से कनेक्ट किया गया है। पूछा है एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, यू की वैल्यू बताइए कि कितना होगा आपका। बहुत आसान है, क्योंकि यू की वैल्यू में आपकी दो तीन चीजें आती हैं, उनमें से केवल एक आपको दी गई फिजिकल क्वांटिटी वी, तो आपका या तो चार्ज होना चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, कैपेसिटेंस। तो एरिया और सेपरेशन दिए हुए हैं, तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस निकालना आसान रहेगा हमारा। तो कैपेसिटेंस निकाल के, और जिसमें कैपेसिटेंस और वोल्टेज आती है वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। किस तरीके से करेंगे बताइए जल्दी से। एरिया, एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, ये रहा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे पहले, है ना, ऐसा यूनिट में, ताकि कैपेसिटेंस भी आपकी फैराड में आ सके। तो क्या करेंगे, 90 इंटू में कितना, 10 की पावर -2, और उसका स्क्वायर इसमें में क्या, मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 90 इंटू 10 की पावर कितना, -4 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से डी दिया हुआ है, डी कितना है, 2.5 mm, तो 10 की पावर कितना, -3, इतने क्या, मीटर। तो दोनों को कन्वर्ट कर दिया, ये वोल्ट में दिया हुआ है। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये देखिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, होगी कि नहीं। अरे कैपेसिटेंस का यही फॉर्मूला है जब कोई डाइलेक्ट्रिक ना रखा गया हो फ्री स्पेस के लिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, और 10 की पावर कितना, -12। एरिया कितना दिया हुआ है आपको, एरिया अभी अभी आपने निकाला, 90 इंटू 10 की पावर कितना, 90 इंटू 10 की पावर -4, और डिवाइड बाई कितना, डी, डी कितना दिया हुआ है, 2.5, और 10 की पावर कितना दिया हुआ है, -3, है ना। तो 4 की एक पावर से इस 3 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 90 की एक पावर से गया आपका, तो ये चारों पावर कैंसिल हो जाती है ना। 10 की पावर, ये 10 की पावर -4 है, तो एक पावर ये कैंसिल कर देगा, 3 पावर ये कैंसिल कर देंगे। तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आएगा, C इज इक्वल टू 8.85 इंटू में कितना 9, 10 की पावर कितना -12, और डिवाइड बाई कितना है 2.5। जो का तू रखेंगे इसको बी के लिए, है ना। और कितने क्या, फिर थोड़ी सी देर के लिए यूनिट भी लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, एनर्जी स्टोर्ड पूछा है आपसे, तो U इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 CV स्क्वायर, ये होती है आपकी एनर्जी स्टोर्ड। जब क्या क्या गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो और कैपेसिटेंस गिवन हो, तो कुछ भी नहीं है। अब तो बस कैलकुलेशन बची हुई है। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, C कितना है आपका, अभी निकाला आपने 8.85 इंटू में कितना 9, 10 की पावर कितना -12, और डिवाइड में कितना आपका 2.5, और इंटू में कितना आएगा, V का स्क्वायर, V कितना है भाई 400, और इंटू में कितना 400, है ना। तो इसको आपको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो जहां तक सोल्व होता है हम करके देते हैं, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। 2 से 4 गया तो 2, 4 पावर्स हैं आपकी, तो 4 पावर है, इसको डिड्यूस करके कितना कर देंगे, 8 कर देंगे भाई। 10 की पावर कितना है -12, और 10 की पावर कितना जाएगा 4, तो 10 की पावर कितना जाएगा -8, है ना। क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, सिंपल। उसके बाद आपका जो भी बचता है लिखिए 8.85 इंटू में क्या 9, इंटू में क्या, ये देखिए आप 4 को हमने कर दिया कैंसिल 2, और ये वाला 4 चुका तो है, तो 4, और इंटू में 10 की पावर कितना बचेगा -8, और डिवाइड में कितना 2.5। उसके बाद क्या करेंगे भाई आप, U इज इक्वल टू 8.85, 10 की पावर कितना
जो भी है 10 की पावर कितना -8, और ये कितना आएगा 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 9 72, और डिवाइड कितना आएगा 2.5। उसके बाद इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, u इज इक्वल टू ये टर्म जो कैलकुलेट करके आएगी वो आप लिख लेंगे, कितना आएगी 8.85 इंटू 72, और इंटू में कितना आएगा आपका 10 की पावर -8। तो ये जो भी आपका आता है ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, और उसके बाद इस वैल्यू को कैलकुलेट करके -8, और ये फैक्टर, इसके बाद क्या है एनर्जी स्टोर्ड है तो किस में आएगी आपकी जूल्स में आएगी, बिकॉज सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमने किस में ले रखी हैं ऐसा यूनिट में ले रखी है। ठीक है, तो यहां तक आप इस तरीके के क्वेश्चंस लगा लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इस तरीके से पूछा गया है। आपसे क्या बोला, आपसे बोला हुआ है कि इस तरीके का एक सर्किट है, इस तरीके का सर्किट है तो उसमें कैपेसिटेंस दे रखी है आपकी, है ना, तो कैपेसिटेंस दे रखी है या कैपेसिटर्स दे रखे हैं जो एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट, मतलब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी सर्किट की, ऑफ दिस सर्किट, जिसमें आपको कैपेसिटेंस इसलिए मान लेंगे C1, ये मान लेंगे क्या C2, ये कितना है C3, और ये कितना है C4। तो पूरे सर्किट में आप देखेंगे और उसी तरीके से इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा रखा है प्लस और माइनस, है ना, जिसके रेफरेंस में हम देखते हैं कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। तो सर्किट से सीधा नजर आ रहा है ये दोनों किस में है, बिल्कुल एकदम से किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इस पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लेंगे किस तरीके से, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना होता है आपका, है ना। तो आप इसमें पूरी लैंग्वेज के साथ लिखिए किस तरीके से कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज, है ना, दोनों किस में है सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3, C3 और C2 का C इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, सीरीज में है तो किस तरीके से लिखा जाता है C23, 2 3 का मतलब है 2 और 3 का इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा 1/C2 प्लस 1/C3। उस तरीके से क्या आएगा 1/C23 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे आएगा 1/ कितना 200, और प्लस में 1/ कितना 200, है ना। अभी आप यूनिट आपकी चेंज ना करें, किस में दे रखी है पिको फैरेड में, है ना, यूनिट आप चेंज ना करें पिको फैरेड में दे रखी है, तो आपका C इक्विवेलेंट भी किस में निकल आएगा पिको फैरेड में ही निकाल देंगे हम, क्योंकि सारे के सारे कैपेसिटर का एक बार देख लेंगे, ये भी पिको फैरेड है, ये भी पिको फैरेड है, ये भी पिको फैरेड है, और ये लास्ट वाला भी पिको फैरेड में, इसलिए आप इसमें यूनिट कन्वर्जन ना करें, आप सीधा सीधा C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, उसको भी सीधा सीधा किस में लिख देंगे पिको फैरेड में लिख दिया जाएगा हमारा। तो कितना आएगा 200 यहाँ रहेगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 2, तो C23 कितना आ गया आपका 100 पिको फैरेड। तो आप क्या करेंगे सर्किट फिर नया बनाएंगे उसी तरीके से, किस तरीके से, जो ऊपर आपका सर्किट था वो कितना था 100 पिको फैरेड, और ये क्या है C1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा C23 जो कि हमने निकाल ही लिया अभी निकाला है आपका, तो जिस तरीके से आपने निकाला है उस तरीके से हम उसमें रख देंगे। ये कितना है आपका C4। फिर इनको देखिए ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, दोनों किस में है पैरेलल में है आपके, है ना, तो पैरेलल में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए। लिखेंगे आप क्या लिखेंगे C1 एंड C23 आर इन पैरेलल, और जब ये पैरेलल में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा C1 और C23, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दीजिए C123, है ना, C123 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप इसको सिंबल्स जस्ट दे रहे हैं और आपकी मर्जी है आप इसको बोलना चाहे कि नहीं, इसको हम C डैश बोलने वाले हैं। तो C डैश क्या है C1 और C23 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या लिखा जाएगा C1 प्लस C23, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं हमारे। तो क्या आएगा C डैश हमारा कितना आएगा, ध्यान से देखिए C डैश कितना आएगा, C1 कितना है 100 और C23 भी कितना आया है 100, तो फिर से कितना आ गया 200 पिको फैरेड। तो बस इन दोनों को हटा करके क्या लगा देंगे, इन दोनों को हटा करके C डैश, तो नया सर्किट कैसे बनेगा भाई, फिर से नया सर्किट फिर से बनाना पड़ेगा हमें। ये क्या आ गया
C डैश, तो इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है C4 और यहाँ क्या लगा हुआ है सोर्स, तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। फिर से किस में दिख रहे हैं आपको ये सीरीज में, है ना। देखिए यहाँ से जो जा रहा है आपका क्या चार्ज, वही चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। तो फिर से कैसे हुए सीरीज में, तो जिस तरीके से लिखेंगे, देखने से आपको पैरेलल लगे लेकिन इस तरीके से है ना कि ये कितना है C4, ये कितना है C आपका डैश, तो आपने अभी तो निकाला है C डैश, कितना आएगा आपका C डैश, और इधर क्या है आपका एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस किसके साथ है C डैश के साथ, है ना, C1 नहीं है C डैश है आपका। तो इस तरीके से है प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज में हुए तो दोनों को निकाल लेंगे, क्या क्या सीरीज कॉम्बिनेशन किस किस का भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C4 एंड C डैश, क्या आएगा भाई वही आएगा सबसे लास्ट में, और उसी में लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट तब तक ना लिखे जब तक आप लास्ट टर्म पे ना पहुंच जाए। दिस इज माई C इक्विवेलेंट, तो हमने इसलिए लिखा हुआ है क्या 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1/C डैश प्लस 1/C4। तो आप यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा 1/C डैश, C डैश अपने अभी अभी निकाला है, तो जैसे ही आप वैल्यूज निकालते रहे उनको याद भी रखे, कितना 200, और C4 कितना दिया हुआ है आपको एक 200 है, और C4 की वैल्यू आपको दी हुई है जहां हमने पहली बार सर्किट बनाया था, तो कितना दिया हुआ था आपको 100 पिको फैराड दिया हुआ है। तो कितना हुआ जो भी आपकी वैल्यू है उसी को उसी तरीके से लिखते जाएंगे हम। तो क्या है हमें दे रखा है 200, है ना, अभी अभी निकाला है हमने कितना 200, और प्लस में कितना 1/100, तो कितना आएगा आपका यहाँ से, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1 कितना 200 आप कॉमन ले लेंगे, और ये कितना आ जाएगा 1 + 2, तो उसी तरीके से जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 200/3, तो दैट इज माई C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका जो भी आएगा 66.7 क्या पिको फैराड। इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन बहुत, जो 1 मार्क्स में पूछा जाए, फिर कंपटीशन में कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने बोला ए स्लैब ऑफ मटेरियल, आपको दिया है एक स्लैब है ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना, एक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, हैज सेम एरिया एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जितना एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है उतना ही उसी में ही डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, सेम एरिया में, है ना, बट हैज थिकनेस, लेकिन जो थिकनेस दी है वो कितनी दी हुई है D/4, वेयर D इज सेपरेशन, जहां D सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए जब स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाता है बिटवीन द प्लेट्स। तो किस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, आपको बोला गया क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट का जो सेपरेशन है पैरेलल प्लेट्स के बीच का वो कितना है D, और एरिया कितना है A। उन्होंने बोला इसमें एक क्या रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका कितना है K, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, लेकिन इसकी थिकनेस जो है ना वो D/4 है। तो बताइए C जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारा, तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन बताना है आपको। ये मैंने करवा रखा है पहले, मैंने ये तो एक ही मटेरियल रखा हुआ है, हमने 2 या 3 मटेरियल के लिए भी करवा रखा है। तो क्या बताया था आपको क्या होगा भाई, मैंने बोला था जो फाइनल कैपेसिटेंस आती है C, यहां ऊपर सेम फैक्टर लिख लीजिए क्या एप्सिलॉन नॉट A, तो आप एप्सिलॉन नॉट A लिखेंगे, नीचे जब आप लिखेंगे कितनी ऐसी थिकनेस है जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक कितने एरिया में है, डाइलेक्ट्रिक कितने एरिया में है D/4, कितने एरिया में है भाई, कितनी जगह में है, एरिया में नहीं, कितने सेपरेशन में है, कितने सेपरेशन में है दैट इज माई D/4, और टोटल कितना है D, तो कितने में नहीं है D - D/4, इतने में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो हम यहां क्या लिख लेंगे D - D/4, बताया हुआ आपको। पहली टर्म वो लिखिए जिसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक ना हो, जो सेपरेशन है दैट इज माई D - D4, प्लस कितना सेपरेशन है
d/4, जिसमें क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, वो भी कितना डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, उसी से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज माई Q। बस यही एक्सप्रेशन है। तो अगर आपको आंसर दे रखा है, आंसर दे रखा है कुछ इस तरीके से कि उसमें आपको मैच कराना हो, तो इसको आप क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के लिए क्या है, सिंपली है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई कितना है, आप रखिए d माइनस d/4 और प्लस कितना d/4 और साथ में क्या, ठीक। तो यहां से आपका क्या आ जाता है, कैपेसिटेंस आ जाता है कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई d, और यहाँ आपका d/4 दोनों में कॉमन है, साथ में आप माइनस भी कॉमन लेना चाहे माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा आपका, आपने d/4 कॉमन लिया तो ये d/4 आ गया, और ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, ब्रैकेट में आपका आ जाता है 1 और साथ में क्या -1/k, यही आएगा, बिल्कुल एकदम से यही टर्म आएगी। हाँ, तो अब और इससे ज्यादा भी आप अगर करना चाहें तो आप एलसीएम ले लीजिए, आपको अगर एलसीएम लेना था तो आप यहाँ भी एलसीएम ले सकते थे, 4 के एलसीएम लेंगे उससे सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके का बनाना है तो इस तरीके से देख लेंगे, और सी नोट की टर्म में लिखना है तो एप्सिलॉन नोट A बाई डी इसके टर्म में लिखना है तो उसको भी देख लेंगे। तो इसको जिस तरीके से आपको आंसर मांग रखा है किस तरीके का आंसर दीजिए, ऑप्शनल है या फिर 1 मार्क्स में है 2 में है, जिस तरीके से मॉडिफाई करना उस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो मैथमेटिक्स है, तो यहाँ तक आए हैं। उसके बाद यहाँ एलसीएम लेके लेना चाहे तो आप यहाँ से एलसीएम लेके कर सकते हैं, पूरे में से डी को कॉमन ले लीजिए, ये जो फैक्टर बचेगा कितना होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A हो गया, पूरे में से कौन सा फैक्टर कॉमन ले लिया आपने, डी, तो यहाँ जो बचता है वो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए आप, यहाँ 1 है, माइनस में 1/, कितना रहेगा 4 रहेगा, है ना, 1/4, और प्लस में कितना रहेगा आपका 1/4k, ये। तो इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, अगर लिखना है आपको तो वो क्या है आपका सी नोट, ये फैक्टर आ गया, तो सी इज इक्वल टू कितना, सी नोट डिवाइड बाई, इसको देखिए आप, इस फैक्टर को कितना होगा 3 बाई कितना 4 और प्लस 1/, कितना 4k, तो ये फैक्टर हो गया हमारा। तो जिस तरीके से आपको दिया हुआ है, जिस तरीके से आपको ऑप्शन में पूछा जाए उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने पूछा ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पूछा है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, हमने बहुत बार पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में E होता है, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहती है, वोल्ट पर जो भी आपको लिखना है मीटर वो आपकी रहेगी, है ना। तो इन्होंने पूछा है चार्ज कैपेसिटर और चार्ज पार्टिकल एंटर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, path of the plates is path of the plates, क्या path between the plates, है ना, path of particle, ये हो, है ना, path of particle between the plates is, क्या बोला इन्होंने, इन्होंने सीधा कहा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहती है भाई आपकी, इधर रहती है, बिल्कुल इधर रहती है, कहां से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। इन्होंने बोला कि इसमें एक चार्ज, और चार्ज में आपको नहीं बताया, चार्ज का मतलब होता कि पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि कौन से वाला चार्ज है, बस बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं कि वो मे बी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव रेफरेंस लेके कर देंगे, और एंटर करता है किसमें, इन प्लेट्स के बीच वाले स्पेस में, लेकिन परपेंडिकुलर टू वोट, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो बोला है कि पार्टिकल का जो पाथ है वो पाथ क्या होगा। ये क्वेश्चन जब हम चैप्टर नंबर 4 पे चले जाएंगे तब वहां मैग्नेटिक फील्ड बी भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी आ जाएगा, तब भी इसी तरीके से एक चार्ज्ड पार्टिकल क्या करता है, उस रीजन में एंटर करता है, कभी इसके परपेंडिकुलर, कभी इसके अलोंग, कभी इसके अलोंग, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और उस तरीके के क्वेश्चंस वहां भी हम लगाने वाले हैं। तो यहां भी थोड़ा सा क्लू ले लेंगे, वहां थोड़ा और है, दो फील्ड्स हो जाते हैं, दो फोर्सेस हो जाते हैं, तो उस तरीके से हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो यहाँ तो आसान है, यहाँ क्योंकि एक ही फील्ड है। अब आप देखिए, मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल क्या है, क्यू है, और जो v वेलोसिटी से इसमें एंटर करता है, तो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है अंदर की तरफ, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो आप देखिए किस तरीके से v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है,
तो जैसे ही ये एंटर करता है एक फोर्स F इजिकल टू QE, तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। आपने मान लिया ना कि चार्ज कैसा है, मान लेते हैं पॉजिटिव, अगर नहीं दे रखा तो कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, दोनों में से एक मान के करना पड़ेगा। तो मान लिया कि चार्ज कितना है, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगा हुआ है किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जा रहा था v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ और फोर्स लगना शुरू हो गया इधर की तरफ, तो एकदम से तो नहीं मुड़ेगा, तो किस तरीके से मुड़ता है, ये फोर्स का फैक्टर इधर है और यहाँ जिस वेलोसिटी से आ रहा है तो किसी फोर्स की ही वजह से आ रहा है, इनिशियली इसको एक्सेलरेट किया गया है या जो भी है, तो इस डायरेक्शन में ये एंटर कर रहा था परपेंडिकुलर, तो आपका इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लगा हुआ है, QE, इस डायरेक्शन में, तो ये कहीं जाके इस तरीके से आपका मोशन में आता है। तो इस तरीके का जो पाथ होता है दैट इज कॉल्ड माय पैराबोल। कैसा पाथ होता है ये, पैराबोलिक पाथ रहता है आपका, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगाता, तो सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाता। तो ऑप्शन में दिया भी हुआ है क्या, कि स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे ऑप्शन भी है इसके, स्ट्रेट लाइन होगा, और क्या दिया हुआ है, एक ये है, दूसरा क्या दिया हुआ है जो हमारा आया है कि पैराबोला होगा, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। थर्ड क्या दिया हुआ है, कहीं कहीं कुछ केसेस में सर्कल भी बनता है, तो बोलते हैं कि सर्कल बनेगा, नहीं इस वाले केस में सर्कल नहीं बनेगा, है ना, उस तरीके से। फिर उसके बाद एक दो ऑप्शन में और हाइपरबोला या इलिप्स करके आपका दे दिया जाता है, तो किसी तरीके का कोई पैराबोलिक पाथ दे दिया जाता है, तो क्या है आपका, तो इसमें क्या बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, पैराबोला बनेगा आपका, है ना। तो याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 4 में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन कैपेसिटर है, थ्री कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस। सेम कैपेसिटेंस का मतलब है, मैं मान लूं कि सेम कैपेसिटेंस, फिगर दे रखी है, फिगर मान लीजिए कि फिगर 1 है, और पूछा है विच कैपेसिटर स्टोर मोर एनर्जी, किसमें एनर्जी के क्वेश्चन बहुत हो गए आज, तो पूछा गया है कि किस वाले, आपसे पूछा है कि कौन सा, विच कैपेसिटर, कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहा है इस कॉम्बिनेशन में। तो आप देखते हैं वोल्टेज का सोर्स सबके लिए क्या है, V, और कैपेसिटेंस का सेम कहा, तो C1 भी किसके बराबर, C के, C2 भी किसके बराबर, C के, और C3 भी किसके बराबर, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। इन्होंने बोला C1 कितना है C, C2 कितना है C, और C3 भी कितना है C, और एक इस तरीके से जैसा फिगर में दिया हुआ है इस तरीके से एक सोर्स जिसकी वोल्टेज कितनी है V, ये अटैच है इसके साथ। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। आप खुद देखिए, या इसके और इसके बीच में पोटेंशियल क्या रहेगा, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, पहले वाले की मान लेते हैं, पहले कैपेसिटर पे जो एनर्जी होगी 1/2, कैपेसिटेंस कितनी है, मैंने मान लिया C1 ही C है, CV², इक्वेशन फर्स्ट। U2 सेकंड वाले पे, अब ध्यान से देखिए यहां भी क्या होगा, यहां भी पोटेंशियल कितना रहेगा V, लेकिन ये किसमें है, सीरीज में है, और सीरीज में पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप करता है, तो V का कुछ हिस्सा किसके किसके उसमें आएगा, C2 के, और V का ही कुछ हिस्सा किसके उसमें आएगा, C3 के, है ना। तो V का कुछ पार्ट किसके उसमें आ रहा है, C2 के, तो U2 क्या होगा, U2 1/2 C, लेकिन यहाँ V² नहीं होगा, V से छोटी वोल्टेज कोई होगी, है ना, V का कोई पार्ट है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होती है किसमें, जब आपका सीरीज में कैपेसिटर रहते हैं, है ना। तो आपकी वोल्टेज जब ड्रॉप होगी तो आप वोल्टेज का कुछ हिस्सा यहाँ आएगा, तो उसकी वजह से U2 क्या है, आपने देखा यहाँ तो कंप्लीट वोल्टेज आई है, तो कंप्लीट वोल्टेज आई है 1/2 CV², लेकिन यहाँ कंप्लीट वोल्टेज नहीं आएगी। सपोज कर लेते हैं कि V की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ तो 20 का स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर इसमें से ड्रॉप हो जाती है यहाँ 15, तो 15 का स्क्वायर आएगा, और नेक्स्ट वाले के पास कितनी ड्रॉप हो रही होगी 5, तो वहां 5 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितनी है 20। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि U2 भी लेस होगा किससे, U1 से, और U3 भी लेस होगा किससे, U1 से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कोई किसके थ्रू, किसके यहाँ अक्रॉस ड्रॉप होगी, वो ड्रॉप होगी आपकी C1 के अक्रॉस। इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज किए। तो नेक्स्ट जो आपका आएगा ये हमारा पार्ट 10 होगा, तो पार्ट 11 में वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो उसमें मिलते हैं आप सबसे, थैंक यू सो मच।